जय हिंद साथियों, पुनः हिंदी साहित्य विविध के प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। कल हम लोग चल रहे थे, प्रश्न नंबर 167 तक देख चुके थे। उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद्र एक साहित्यिक विवेचन और प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। ये इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, इसमें डी है ब्रजभाषा में रचना। बाकी इसकी विशेषताएं हैं प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण और कथा गीत प्रयोग। स्वच्छंदतावादी काव्य वह काव्य है जिसमें उस भावुकतामय जीवन की प्रधानता हो जो कल्पना की दृष्टि से उद्दीप्त अथवा निर्दिष्ट हुआ हो, और जिसमें स्वयं कवि की आत्मा इस कल्पना दृष्टि को सशक्त बनाती है एवं निर्देश करती रहती हो। शास्त्र वही मूर्त कल्पित देशों, मध्य युग या अतीत युग के राष्ट्रीय गौरव के आकर्षक दृश्य तथा मोहक संस्कृति का मनोहर चित्रण। रंगगत सामंजस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकांगी रंगों पर बल देना, प्रकृति को व्यक्तिगत और अव्यवहित प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय समझना और विशेष भाव से उसकी उद्धत एवं उद्दाम वेग वाले रूप पर बल देना, रहस्यमयवाद और अति प्राकृतिक तत्व में विश्वास, स्वप्न लोक, अवचेतना चित्त और आविषावस्था की बातें, ये विशेषता है स्वच्छंदतावाद की। निम्न में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो ये है कल्पना व्यापार का महत्व। प्रमुख विशेषताएं पुनः दिया है। यह आंतरिक अनुभूति का काव्य होता है, फलतः इसमें भावावेग का उच्छल प्रवाह बहता है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक होता है, अर्थात कवि बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देता जितना अपने को देता है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से युक्त होता है, इसलिए इसमें अभिनयवत्व, अद्भुतता के तत्व निहित रहते हैं। अभिव्यंजना का यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, इसलिए कहीं कहीं रहस्यात्मकता का पुट भी इसमें आ जाता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। यह भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम होता है। कवि की प्रवृत्ति अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है, अपनी उक्ति को सजाने संवारने की कम। हालावाद की प्रतिष्ठित कवि हैं, तो हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं हरिवंश राय बच्चन।
और हलावाद क्या है? हलावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इन्हें व्यक्तिगत प्रगति काव्य का छायावाद उत्तर कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हैं, काव्य की रचनाएं हैं। तेराहार है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, जाल समेटा। यहाँ नरेश मेहता की काव्य रचनाएं हैं। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, सबरी, उत्सवा और अरण्या। धूमिल की काव्य रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, बांसुरी जल गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो ये हैं वीरेंद्र मिश्र। वर्ष 1950-55 के मध्य जिन गीतकारों की कविताएं संग्रह प्रकाशित हुई, उनमें शिल्प की नवीनता, लोक तत्व, प्रकृति साहचर्य और सामाजिक मन स्थिति का सूत्रपात हुआ। गीत का स्वभाव एक नए फैलाव, एक नए परिवेश की। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। नए परिवेश की मांग करने लगा। वर्ष 1951-52 की काशी में आयोजित नवगीत की नौका गोष्ठी, वर्ष 1955 में वीरेंद्र मिश्र का हालावाद के साहित्यकार सम्मेलन में वक्तव्य नवगीत की आविर्भाव का संकेत देता है। मूर्धन्य नवगीतकारों में वीरेंद्र मिश्र, धर्मवीर भारती, रविंद्र भ्रमर, नचिकेता, देवेंद्र शर्मा, महेंद्र शंकर, सूर्यभानु गुप्त, कैलाश गौतम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, शांति सुमन आदि के नाम हैं। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रक्रिया में कहते हैं कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। इस प्रकार अरस्तु अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश करते हैं। हिंदी की काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम है। तो रामस्वरूप त्रिपाठी का समीक्षक हैं ये, काव्य भाषा परक समीक्षक। इनके बारे में दिया गया, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काव्य भाषा वह है जो काव्य की परंपरागत भेदक लक्षण, तुक, छंद, अलंकरण, लय, रस आदि की विलुप्त हो जाने के बाद शेष रह जाती है। यदि थोड़ी देर के लिए आधुनिक कविता की चर्चा छोड़कर प्राचीन कविता की भाषा को ही लें, जिसे प्राचीन आलोचकों ने छंद, अलंकार, रस आदि के द्वारा समझाने की कोशिश की थी, तो क्या उस युग की कोई काव्य भाषा न थी? स्पष्ट है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी छंद, अलंकार, रस आदि को प्राचीन काव्य भाषा को समझने का शास्त्रीय उपकरण न मानकर काव्य भाषा का वास्तविक अंग मानते हैं। इसलिए वे कवियों की भाषा में यह कहते हुए पाए जाते हैं कि आपकी कविता सचमुच प्रास की रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है।
नानक दर्शन का सार तत्व है। क्या है? जपू जी। नानक अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिबा में संकलित हैं। जपू जी नामक दर्शन का सार तत्व है। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। असा, दीवार, रही रास तथा हो सो हीला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव की काव्य भाषा के तीन रूप हैं। हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तुलसीदास, अगला प्रश्न है, तुलसीदास का दार्शनिक मत के भक्त हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त हैं? तो ये हैं विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। तुलसीदास के विषय में मत है, नाभादास इन्हें भक्ति कालिका सुमेरु कहते हैं। विसेंट स्मिथ इन्हें अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहते हैं। चतुर्सेन शास्त्री इन्हें धर्म ध्वज कहते हैं। जॉर्ज ग्रिशियन इन्हें बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें काव्य का समन्वयक मानते हैं। कहीं कहीं को देता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें भाषा का डिटेक्टर भी कहते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद ऊपरी व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ करना है मिलान। क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान कैसे किया जाए? सीधा हम लोग विकल्प पर ही चलते हैं। व्याख्या के अनुसार पढ़ लिया जाए। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सी विकल्प दिया है 1, 4, 3, यानी सीधा सीधा है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं। शुद्वैतावाद, वल्भाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट रामानुजन, अद्वैतावाद मध्वाचार्य। प्रश्न में सुमेलित ही दिया है, याद रख लेंगे हम लोग। शुद्ध द्वैतावाद वल्भाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्भाचार्य हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, ये हमको याद रहता है, शंकराचार्य। विशिष्ट रामानुजम यानी रावी, द्वैत मध्वाचार्य। द्वैतावाद किस आचार्य के द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं द्वैतावाद मध्वाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद की प्रवर्तक हैं तो शुद्ध के वल्भाचार्य हैं, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो वल्भाचार्य हैं। अगला प्रश्न दिया है, तो शुद्धाद्वैतवाद की मध्वाचार्य, द्वैतावाद मध्वाचार्य, शुद्ध द्वैतावाद। अब यहाँ पे नाम चेंज है, विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजन है। शुद्ध द्वैतावाद, अब यहाँ पे एक आ गया है द्वैतवाद, विष्णु होंगे, ये तो विष्णु स्वामी होंगे। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प है 3, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
वी तो सही है, रामानुजन सही है। द्वैतवाद मध्वाचार्य और शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी। द्वैताद्वैत ये नया है निम्बकाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया? तो ये है सी स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजन के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो यहाँ होती है विष्णु की। रामानुजन संप्रदाय के भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। श्री संप्रदाय को रामानुज मत के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महापुरुष थे। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ था। इनका बचपन का नाम विश्वंभर तथा घर में निमाई नाम से पुकारे जाते थे। रूप एवं सौंदर्य के कारण इन्हें गौर या गौरांग नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य चरितामृत में विश्वंभर की संन्यास का वर्णन किया गया है। दीक्षा गुरु केशव भारती ने उनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो एक जोड़ा जो है सही है, तो सही है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की से संबंध विष्णु स्वामी का है। श्री संप्रदाय से संबंध रामानुजाचार्य का है। राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हित हरिशंकर गोस्वामी हरिवंश स्वामी है। हित हरिवंश स्वामी। चलिए अगला पृष्ठ पर देखते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो ये डी विकल्प होगा अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। ये हिंदी खड़ी बोली के आरंभिक प्रबल समर्थक थे। 1887 से 89 ईस्वी में इन्होंने खड़ी बोली का पद्य नामक संग्रह 2 भागों में प्रस्तुत किया। सरस्वती पत्रिका के मार्च 1905 में प्रकाशित अयोध्या प्रसाद खत्री शीर्षक जीवन के लेखक पुरुषोत्तम प्रसाद ने लिखा था कि खड़ी बोली का प्रचार करने के लिए उन्होंने इतना द्रव्य खर्च किया कि राजा महाराजा भी कम करते हैं। 1888 ईस्वी में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन नामक पुस्तिका प्रकाशित कराई। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई? तो बंगाल में हुई। पारसी व्यवसायियों ने सर्वप्रथम नए रंगमंच का आयोजन किया। भाषा मिश्रित थी। इंद्र भाषा, चित्रवकावली, चंद्रावली और हरिश्चंद्र आदि अभिनय होते थे। अनुकरण था रंगमंच में शेक्सपियरियन स्टेज का, क्योंकि वह भी विक्टोरियन युग की प्रेरणा ने रंगमंच में विशेष परिवर्तन कर लिया। भारतीय रंगमंच पर पिछली धारा का प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल पर हुआ, किंतु इन दोनों प्रभावों के बीच में दक्षिण में भारतीय रंगमंच निजी स्वरूप में अपना अस्तित्व रख सका। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस
अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रंगपीठ। रंगमंच में दो भाग होते हैं, पिछले भाग को रंग शीर्षक जबकि सबसे आगे वाले भाग को रंगपीठ कहा जाता है। दोनों के बीच में यवनिका रहती है। अभिनय का मुख्य स्थल रंगपीठ होता है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की रचना है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यहाँ ध्यान देना है, उद्गम और विकास। उद्गम और विकास किसका है? तो ये है उदय नारायण का। और यहाँ उद्भव है, उद्गम और उद्भव अंतर है। उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो नेपथ कहलाता है, यानी अभी पीछे पड़े हैं। नेपथ रंगमंच का वह भाग होता है जो दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है, अर्थात पर्दे के पीछे का वह स्थान जहां अभिनेता रंगमंच पर आने से पूर्व उपयुक्त वेशभूषा धारण करता है। इनमें से कौन सा नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो वह है सात्विक। नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत सात्विक नहीं आता। नाट्य के संदर्भ में वृत्तियों का विशेष महत्व होता है। इन्हें नाटक की माताएं कहा जाता है। वृत्तियां चार प्रकार की होती हैं: भारती, कैसिकी, सत्वती और आरभटी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: भारती को ऋग्वेद से उत्पन्न माना गया है। सत्वती को यजुर्वेद से उत्पन्न माना गया है। कौशिकी को सामवेद से उत्पन्न माना गया है। आरभटी को अथर्ववेद से उत्पन्न माना गया है। भारतीय वृत्ति वाचिक होती है। इनमें अभिनय का सार, कौशल, वचन, भंगिमा पर ही निर्भर होता है, इसलिए इसे शब्द वृत्ति कहते हैं। कैसिकी वृत्ति में गीत, नृत्य तथा विलास चेष्टाओं की योजना होती है। इसमें स्त्रियों के कार्य, व्यापार भी सम्मिलित होते हैं। सात्वी क्या है? तो सात्विती वृत्ति में नायक के सत्व, शौर्य, त्याग आदि व्यापारों की योजना होती है। आरभटी वृत्ति में युद्ध, माया, इंद्रजाल, क्रोध आदि व्यापारों की योजना होती है। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। माने नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। रंगमंच के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहले कहानी, कथानक अथवा आलेख का जन्म हुआ और उसके मंचन के लिए एक उपयुक्त स्थान की जरूरत आई। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे की वीडियो लेकर के उपस्थित हुए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।